inertia is an inability of body who doesn't change the state of rest or state of motion by itself. लेकिन कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को सेल्फ जो है अपने आप से चेंज नहीं कर सकती. यदि उसको अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, रिक्वायर सम अनबैलेंस फोर्स. उस पर जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती. जैसे देखिए, सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ. जैसे आपके पास एक चेयर पड़ी है या अलमीरा पड़ी है, वो रेस्ट में है तो अपने आप से तो मूव करेगी नहीं. तो दैट इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, दैट इनएबिलिटी ऑफ चेयर, दैट इनएबिलिटी ऑफ द अलमीरा इज नोन एज इनर्शिया. नहीं, यदि आपको उसको मूव करना है सो यू हैव टू अप्लाई सम अनबैलेंस फोर्स. और बॉडी का जो इनर्शिया होता है इट विल बी मेजर्ड बाय इट्स मास. जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज्यादा रहेगा. मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. हैवियर द मास, हैवियर विल बी इनर्शिया. हैवियर, मोर विल बी इट्स इनएबिलिटी. देखिए, जैसे आपके पास यदि आपका क्या है, सपोज हैवी बॉक्स है, ठीक है, आपके पास एक हैवी बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल उसका वेट कुछ 100 किलो के आसपास है, ठीक है. सो इफ यू अप्लाई अ फोर्स इट डजंट मूव. तो जितना ज्यादा मास है इट विल ऑफर मोर इनर्शिया, इट विल ऑफर मोर इनएबिलिटी, इट विल अपोज मोर द एक्सटर्नल फोर्स. जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसी के एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक ऐसा अनबैलेंस फोर्स लगेगा, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा बैलेंस फोर्स लगेगा जो नेट फोर्स को जीरो कर देगा और बॉडी मूव नहीं हो पाएगी. तो जब तक बॉडी मूव नहीं हो रही है, क्या मतलब है कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, मतलब बॉडी की अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की जो इनएबिलिटी है वो ज्यादा है. अब ये हुआ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में. अब सपोज बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. ऐसी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन. तब यदि यूनिफॉर्म मोशन में है और यदि आपको उसकी मोशन की स्टेट को चेंज करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, सो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स. जैसे आपका 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है, आप एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपका कार का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, कॉन्स्टेंट स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है. यदि आपको स्पीड बढ़ाना है सो यू हैव टू एक्सेलरेट, मतलब पैडल, एक्सेलरेटेड वाले पैडल पे आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे पांव से, तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा. यदि आपको रुकना है, स्पीड कम करनी है, यू हैव टू ब्रेक. तो जब भी जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगेंगे तभी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, अदरवाइज वेलोसिटी सेम रहेगा. यदि आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो पैडल पर आपको कंटिन्यूसली क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाते रहना पड़ेगा. आपका जो एक्सेलरेटेड पैडल होगा उस पर आपको कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी. अदरवाइज क्या होगा, जो एयर का रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, वो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा, आपके व्हीकल की वेलोसिटी को कम करता जाएगा. जैसे सपोज आपका व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यदि आपने पैडल से, एक्सेलरेटेड पैडल से अपना पाव हटा दिया तो आपकी स्पीड 10, 20, 25 किलोमीटर ऐसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है. एयर रेजिस्टेंस भी एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो सिस्टम पर अगेन क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स लगे, तो अनबैलेंस फोर्स लगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गया. डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज होना चाहिए. यदि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है तो सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस. क्या होने चाहिए, बैलेंस. इज इट क्लियर, समझ में आए दोनों एग्जांपल मैंने जो समझाया आपको. देखिए, मैं वापस से तीनों बता रहा हूं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, कि सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है तो जब तक आप उस पर एक सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा देते कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो. यदि आपने फोर्स लगाया और वो फोर्स उसकी इनर्शिया से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी.
बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू डजंट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। तो दैट इनएबिलिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो हाउ कैन वी डिफाइन inertia of the body? It is equal to, it is inability of body to doesn't change its state of rest or state of motion by itself. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं करता। अपने आप से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगा। ये बोला जाता है इनर्शिया। नाउ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। More the mass, more will be its inertia. देखिए, एक आपके पास स्मॉल बॉक्स है, मतलब ये डस्टर है, डस्टर का मास कम है, इसका इनर्शिया कम है। ये आपके पास एक हैवी बुक है, ठीक है, तो इस बुक का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। यदि इस बॉक्स को यदि आपको डिस्प्लेस करना है, स्मॉल फोर्स लगाया, डिस्प्लेस होगा। अब यही सेम फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा तो ये डिस्प्लेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डिस्प्लेस? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। इट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया का मतलब क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का अपोज कर रही है। वो अपोजिशन जो है, वो रेजिस्टेंस जो है, वो क्या बोला जाता है? इनर्शिया। अपने आप से या जो आपने फोर्स लगाया उस फोर्स का वो अपोज कर रही है। बट जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन तो रहेगा, फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है ना, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन भी फोर्स है। देखिए, फ्रिक्शन जो बॉडी पर लग रहा है वो भी एक तरीके का फोर्स है। यदि सिस्टम पर फ्रिक्शन ही लग रहा है तो भी वो सिस्टम क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे इनर्शिया मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है, इस पर ये फोर्स लग रहा है। अब ये सरफेस रफ है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अब यदि ये एक्सटर्नल फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है तो फोर्सेस बैलेंस हो गए, मतलब बॉल या ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा और फ्रिक्शन फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देगा? एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा। तो जब भी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तो सिस्टम या तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। और जैसे ही फोर्सेस अनबैलेंस हुए, अनबैलेंस का मतलब या तो एक ही फोर्स लग रहा है, जैसे खाली फ्रिक्शन है ही नहीं, सपोज ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर है और मैंने ब्लॉक को मूव करवाने के लिए फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा। कंडीशन क्या है कि इस फोर्स की वैल्यू इसकी इनर्शिया से ज्यादा होनी चाहिए। यदि इनर्शिया से ज्यादा नहीं है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके थ्रू अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है वो उसके इनर्शिया से कम है। यदि आपको उसको मूव करना है सो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स मोर देन इट्स इनर्शिया, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो यदि आपका लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया कम होगा, हैवियर ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब इनर्शिया जो है वो तीन तरीके का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू डजंट चेंज
इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो बोला जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू डजंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहता। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनएबिलिटी of body who doesn't change its direction of motion by itself। यदि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा। यदि उसको अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आपको उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। जैसे व्हीकल को सर्कुलर टर्न लेना है तो सर्कुलर टर्न लेने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगेगा तभी व्हीकल सर्कुलर टर्न ले पाएगा। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यदि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो 5-7 मिनट के लिए कनेक्ट हो जाइएगा वापस से। ठीक है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये टॉपिक फर्स्ट ऑफ मोशन का है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है? जैसे सपोज आप आपके टू व्हीलर पे बैठे हैं, जैसे मोटरसाइकिल है या स्कूटर पे बैठे हैं और सडनली वो स्कूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे जो आपकी गियर वाली व्हीकल होती है उसका क्लच आप जैसे रिलीज करोगे, जैसे क्लच रिलीज करोगे तो आवर बॉडी फील्स अ जर्क इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। बॉडी क्या करेगी? पीछे की डायरेक्शन में जर्क फील करेगी। अब पीछे की डायरेक्शन में जर्क क्यों फील होता है? कि बॉडी पहले स्कूटर जो था वो आपका रेस्ट में था, तो बॉडी पूरा का पूरा रेस्ट में था, लेकिन क्या हुआ सडनली आपका क्या हुआ, स्कूटर या जो आपका मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हो गया, तो बॉडी का जो पोर्शन नीचे वाला पोर्शन जो स्कूटर के कांटेक्ट में था या आपकी व्हीकल के कांटेक्ट में था वो तो व्हीकल के साथ क्या चला गया, आगे चलना शुरू कर दिया। लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि अनकॉन्टेक्ट है उसकी टेंडेंसी अभी भी क्या है, रेस्ट में रहने की। तो क्या हुआ, नीचे वाला पोर्शन आगे जा रहा है और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्टैटिक ही है। दैट्स व्हाई आवर बॉडी फील्स अ जर्क इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा, छोटा सा एक हल्का सा जर्क लगेगा। जितना स्पीड ज्यादा होगा जर्क उतना ही ज्यादा लगेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, जैसे सपोज आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पे ट्रेवल कर रहे हैं और सडनली क्या किया, ऑब्स्टेकल आया और ब्रेक लगाया आपने, देन आवर बॉडी फील्स अ जर्क इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता है कि नहीं होता है? जैसे गाड़ी का ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी आगे की तरफ आती है। यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, इसीलिए बोला जाता है कि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन द 4 व्हीलर वी हैव टू अप्लाई सीट बेल्ट। सीट बेल्ट इसीलिए लगाया था कि सडनली कोई ऑब्स्टेकल आया, सडन ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी जो आगे की तरफ जर्क फील करेगी, उस फॉरवर्ड जर्क से आपको कोई चोट ना लगे। तो आगे की तरफ जर्क क्यों फील होता है? क्योंकि जैसे आपकी व्हीकल ने स्टॉप ब्रेक अप्लाई किया तो व्हीकल आपका स्टॉप हो गया, बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन है जो व्हीकल के साथ कांटेक्ट में था वो स्टॉप हो गया व्हीकल के स्टॉप होने के साथ। लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है, पांव से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पोर्शन क्या है, अभी भी रेस्ट में है, सॉरी अभी भी मोशन में ट्रेवल है। तो नीचे वाला पोर्शन रेस्ट में आ गया, आगे वाला पोर्शन अभी भी ट्रेवल कर रहा है। दैट्स व्हाई आवर बॉडी फील्स अ जर्क इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब एग्जांपल आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सपोज आपका व्हीकल जो है सडनली टर्न ले रहा है, तो सडन यदि आप टर्न लेंगे तो जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल टर्न ले रहा है
अब मैं एग्जांपल बता रहा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? सपोज योर व्हीकल टेकिंग अ टर्न सडनली ऑन अ सर्कल, तो आप जिस डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बॉडी जर्क फील करेगी, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो टर्न हो जाएगी। जैसे आप सडनली राइट डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं, आपने सडनली राइट डायरेक्शन में टर्न लिया, देन आवर बॉडी फील्स टू जर्क इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। कैसा होगा? आप ऐसे, जैसे देखिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे आपने क्या किया, आपने राइट डायरेक्शन में टर्न लिया तो आपकी बॉडी ऐसे जाएगी, इस तरफ जाएगी। और यदि आपने लेफ्ट में टर्न लिया तो आपकी बॉडी ऐसे की डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करेगी? जर्क फील करेगी। जिस डायरेक्शन में आप टर्न ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जर्क फील हो। जर्क क्यों फील हो रहा है? क्योंकि जो पोर्शन व्हीकल के साथ कांटेक्ट में है वो तो व्हीकल के साथ टर्न हो गया, लेकिन जो अपर पोर्शन है उसकी टेंडेंसी अभी भी जिस डायरेक्शन में पहले व्हीकल जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाने की है। तो जैसे सपोज आप राइट टर्न ले रहे हैं, आपने राइट टर्न लिया तो नीचे वाला पोर्शन तो राइट टर्न हो गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन बॉडी का अभी भी आगे जाने की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टर्न पोजीशन में। तो इस वजह से आवर बॉडी फील्स अ जर्क इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। आपकी बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिकली ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction. All these are example of inertia. Is it clear? समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के, और बहुत बार ये एग्जांपल्स जो है ये क्वेश्चंस के फॉर्म में ये एग्जांपल्स आपको पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो रीजन सबका एक ही है कि जो पोर्शन व्हीकल के साथ कांटेक्ट में है, जैसा व्हीकल का स्टेट चेंज हुआ वैसे उस पोर्शन का भी स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन जो नॉन कांटेक्ट पार्ट है बॉडी का, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो क्या करेगा? वो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है। जैसे व्हीकल ने चेंज कर दिया, नीचे वाले पोर्शन ने चेंज कर दी, उसकी टेंडेंसी अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी। तो इस वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी? जर्क फील करेगी। इज इट क्लियर? So that is all about the Newton's laws of motion. ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली। ठीक है, इसमें और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ठीक है, ओके, चलिए बाय।